26-27 में जाने वाले बच्चों की एनसीईआरटी अब बिल्कुल चेंज हो गई है, ये सबको पता है, बट बहुत लोगों ने अभी एनसीईआरटी नहीं देखी है। एंड बहुत सारे पेजेस पे आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ले लो, और जो कि आपको नहीं मिल रहा है वो बोल देते हैं आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीधा एनसीईआरटी की पीडीएफ क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हम बुक देखने वाले हैं, हम करने वाले हैं पूरे एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर रिव्यू। ये रिव्यू बेसिकली बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको एक इंसाइट देगा। इट विल बी एन इनसाइट इनटू रियलिटी, कि आपको पता चलेगा कि रियलिटी में क्या सिलेबस सच्ची में मुश्किल हुआ है, आसान हुआ है, इंटरेस्टिंग हुआ है, कंसेप्चुअल हुआ है। ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, यानी कि ये कुछ एनसीईआरटी के पिछले वाली बुक के सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है। पहले हमारा चैप्टर होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इस साल। अब हमारा सीधा चैप्टर आता है मिक्सचर्स यानी इम्प्योर चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उनकी सेपरेशन टेक्निक्स। अगर कोई बच्चा आज से 4-5 साल पहले एनसीईआरटी की बुक उठाता तो वहां पर सेपरेशन टेक्निक्स हमें दी हुई थी, लेकिन कोविड के बाद से जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसके अंदर सेपरेशन टेक्निक्स हटा दी गई थी। बट आई थिंक टीचर्स आर वेरी मच फेमिलियर विद द सेपरेशन टेक्निक्स, एंड उनके लिए ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ या नई चीज़ नहीं होगी पढ़ाने के लिए। ये रहा पहला केमिस्ट्री का चैप्टर, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। बुक अच्छी है, थोड़ी कलरफुल बुक है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वही सेम बुक हम इतने सालों से देखते आए थे। यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले कुछ बेसिक जनरल बातें बताई गई हैं, मलेरिया के बारे में डिस्कशन करी गई है, ठीक है, और उन्होंने बताया गया कि मलेरिया आपके ब्लड में कैसे डिटेक्ट होता है। तो ब्लड के अंदर से हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कौन से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, या कोई ड्रग है, या कुछ भी है। ये जो सेपरेशन करा जाता है ब्लड से, क्योंकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के बारे में, तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करा गया। और आपको थोड़ी सी क्यूरोसिटी जनरेट कराई गई है कि पहले आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, यानी कि सीधा आपको आंसर नहीं दिया हुआ, आपको पहले बोला गया कि खुद सोचो ना कि क्या होता है, ऐसा क्या होता है जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो फिर ब्लड जब जाता है उस मशीन के अंदर तो हमें पता लग जाता है, या जो भी उस पर लैब एक्सपर्ट होता है उसको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंट है या क्या ज़्यादा है। तो वो सब आपको सोचने के बारे में बताया गया है। फिर मिक्सचर्स के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है। फिर मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन, ये तो हमने पहले भी पढ़ी है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो सब बताए गए हैं आपको, लेकिन एग्जाम्पल्स थोड़े रियल लाइफ से रिलेटेड दिए हुए हैं। पहले हमें होमोजीनियस के मिक्सचर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा कॉपर सल्फेट इन वाटर ये सब दिया हुआ था। अब आपको थोड़े रियल लाइफ एरिएटेड ड्रिंक, एसिटिक एसिड इन वाटर, ये सब आपको नए नए एग्जाम्पल्स बताए गए, इवन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जो एक अच्छी टीचर क्लास में यूजुअली बच्चों को बताती है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। डायग्राम भी थोड़े रियलिस्टिक हैं, जो पहले कम होते थे, पहले बहुत ज़्यादा वो टिपिकल डायग्राम उस तरीके से होते थे, अब थोड़े रियलिस्टिक डायग्राम्स हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब मैं भी पढ़ा रही थी इतने सालों से, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें कोई यूट्यूब पे वीडियो दिखानी पड़ती थी कि देखो ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर आप वो रियल लाइफ डायग्राम एनसीईआरटी में डाले गए हैं, विच आई थिंक इज़ अ गुड पॉइंट, आई वुड से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये वाले बैच में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। टीचर्स को डिफिकल्टी तो खैर नहीं होगी, पर बच्चों को ये डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि थोड़ा हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि स्कूल में पेपर किस लेवल का बनेगा। सो माय सजेशन टू स्टूडेंट्स दिस ईयर वुड बी कि आप अपने स्कूल की टीचर्स को की बात को बहुत ध्यान से सुनो। यानी इससे पहले तक क्या होता था, कोई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर आपको बोलता था कि यार मैं जो बताऊंगा, जो मैं करवाऊंगा, आप वो करके जाओ 9th में एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। बट इस साल से बिकॉज बिल्कुल सिलेबस नया है, तो टीचर किस लेवल का मुश्किल क्वेश्चन देगी या अभी थोड़ा बेसिक ही देगी क्योंकि सिलेबस नया है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एंड योर टीचर। सो आप थोड़ा सा अवेयर रहना कि स्कूल में टीचर कितना किस चीज़ को कितने डेप्थ में करवा रही है। बट अदरवाइज सिलेबस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिमिलर है पिछले वाले से। जैसे कि ये टिंडल इफेक्ट है, तो टिंडल इफेक्ट पहले हमें बस थ्योरेटिकली दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि देखो कि अगर आपने लेजर लाइट पास करी तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं हुआ, कोलॉइड में क्या हुआ और सस्पेंशन में क्या हुआ। ये सस्पेंशन है, ये सॉल्यूशन है और ये आपका कोलॉइड है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें पहले बतानी पड़ती थी, विजुअली इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता था, यहाँ पर वो सब चीज़ें दी हुई हैं। बट सिलेबस से अभी तक कोई चेंज नहीं आया, हम 3-4 पेजेस पढ़ चुके हैं, टॉपिक वही है।
फिर है सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर दिया हुआ है ORS कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैं भी जब हर साल पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो जब भी मैं बच्चों को कंसंट्रेशन समझाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ग्लूकॉन डी पानी में मिक्स करा गया, डिटॉल पानी में मिक्स करी गई, या रूह अफ़ज़ा पानी में मिक्स करा गया। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एनसीईआरटी ने ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें डाले हैं और पूछा है आपसे, बिकॉज बुक्स अगर आपको आंसर दे देंगी ना तो आप क्वेश्चन पूछना भूल जाओगे। तो मुझे लगता है कि इस बार एनसीईआरटी की बुक का नाम ही एक्सप्लोरिंग साइंस है, तो बेसिकली दे वांट यू टू एक्सप्लोर, दे वांट कि आप सोचो कि भैया जब ORS को पानी में मिलाते हैं तो सेम पानी में अगर कम ORS मिलाएंगे या ज़्यादा ORS मिलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कॉन्सेंट्रेशन को समझाने का। सो बुक अपने आप में थोड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इस बार, आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल्स भी पूछे गए हैं आपसे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया। फिर कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमेरिकली हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पिछले साल भी था, ठीक है, बस यूनिट लिखने का तरीका अलग है। मास अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम पिछली बार भी था, मास अपॉन वॉल्यूम पिछली बार भी था, बट पिछली बार आई डोंट थिंक कि कोई हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ था, एक ही एग्जाम्पल था, वो भी हमारा मास अपॉन मास का ही था। बट इस बार मास अपॉन वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, और कैसे स्पेसिफाई करोगे मास अपॉन वॉल्यूम ये सब भी बताया हुआ है। सो यस, न्यूमेरिकली देयर इज सम एडिशन विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल सारे तरीके पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन निकालने के। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी के अंदर यही बताया गया है, ये ग्राफिकल फॉर्म में बताया गया, बट अदरवाइज भी हम करते थे कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी आपको बताया गया है, एक सॉल्युबिलिटी कर्व बना दिया गया है। पढ़ते ही हम पिछले साल भी थे, लेकिन इस बार सेम चीज को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी बताया हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि अगर नहीं भी बताया होता था ग्राफिकली, पेपर में तो क्वेश्चन आ ही जाता था ना, वो ग्राफ के फॉर्म में पूछ लेते थे आपसे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। फिर नीचे केस स्टडी भी दी हुई है, ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्युबिलिटी है, बी की 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या सॉल्युबिलिटी है, यानी कि ग्राफ को स्टडी करने के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि केमिस्ट्री में पहले भी आते थे, मतलब किसी भी अच्छे स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। एंड इट इज अ गुड थिंग कि उन्होंने अभी से आपको हैबिट डेवलप करी है कि आप ग्राफ को स्टडी करके आंसर्स लिखना सीखो, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप आगे कोई भी एडवांस लेवल का साइंस का एग्जाम देते हो तो आपको, अगर आप कोई भी एडवांस लेवल का साइंस का एग्जाम देते हो तो आपको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। फिर यहां से नया टॉपिक शुरू है। नया टॉपिक भी मैं नहीं बोलूंगी, जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें ही ऑलरेडी थे, क्रिस्टलाइजेशन, कि हम सब्सटेंसेस को क्रिस्टल बना के कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम पहले सब्सटेंस को सैचुरेट कर देते हैं, फिर सैचुरेटेड सब्सटेंस से वाटर इवेपोरेट करके उसके क्रिस्टल्स बना देते हैं। सो ये सब हमने पिछले साल भी पढ़ा, पिछले साल तो नहीं पढ़ा था, बट कोविड से पहले हम ये सब पढ़ते थे। बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ था, आई रिमेंबर, बट अब थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके दिया हुआ है, तो विच इज अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा, आपको ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट के बारे में के क्रिस्टल बनाने सिखाए हुए हैं। अगेन जो टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी में, पुरानी मतलब आज से 4-5 साल पुरानी एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ की फॉर्म में था, अब उसके ऊपर बेस्ड आपको एक्टिविटी भी दी हुई है। अगेन मैं बोलूंगी कि जब टीचर्स पहले पढ़ाते थे, तो जब भी वो टीचर पढ़ाते थे, मतलब 4-5 साल पहले, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक में, रैशनलाइज बुक में नहीं था, तो हमें ये एग्जांपल्स खुद बताने पड़ते थे बच्चों को, खुद इमेजिन करवाने पड़ते थे, क्योंकि अगर आप रटवाओगे तो फिर तो वैसे ही बच्चे को समझ नहीं आएगा। बट अब वो सब चीज़ें आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक इट इज़ कि आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया है, इट इज़ कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी हुई है। फिर उन्होंने लिखा थिंक एज अ साइंटिस्ट, पॉज एंड पॉन्डर, मतलब आपको एक्सप्लोर करने के लिए और सोचने के बारे में बोला गया है कि डोंट बी लाइक कि बस ये किताब में पढ़ लियो और पेपर में आंसर करना है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट बुक। मैंने 2-3 चीजें अच्छी देखी इसके अंदर, कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट दिखाए हुए हैं तो वो रियल लाइफ दिखाए हुए हैं, ग्राफ्स वगैरह के बारे में, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और बीच बीच में आपको और चीजें एक्सप्लोर या और चीजें सोचने के बारे में भी बोला गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइपोथेसिस वर्ड है, तो हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में आप सोचो कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो आप तभी अपने टीचर से पूछोगे, तभी तो अपना थोड़ा सा स्कोप ऑफ लर्निंग एलैबोरेट करोगे।
फिर ये देखो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में और बता दिया इन्होंने कि सी वाटर से पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये है नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स इन केव्स, तो विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको पता तो रियलिटी के बारे में। तो बात वही है, जो चीज़ एक पैराग्राफ में दी हुई थी उसको पूरा और एग्जाम्पल्स, केव्स का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्टिविटी सबसे समझाया हुआ है। नेक्स्ट डिस्टिलेशन, ये भी पुरानी बुक में होता था। डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते थे, लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते थे, मिक्सिबल लिक्विड्स कहते थे, उनको सेपरेट करते थे। ये एक्टिविटी पहले भी थी, ये एक्टिविटी बहुत पहले पुरानी वाली बुक में भी थी, लेकिन ये थोड़ा सा अगेन कलरफुल पिक्चर है, रियल लाइफ पिक्चर लग रही है, थोड़ा समझ में बेटर आ रहा है। सेम डायग्राम बना हुआ था पिछली बुक में, बट एग्जाम्पल भी यही था, एसीटोन और वाटर को ही सेपरेट करते थे हम। बट गुड, नॉट मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे बहुत ज़्यादा हवा मचा पड़ा है पूरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हर जगह कि भैया 9 साइंस का सिलेबस चेंज हो गया। ये जो चेंज हुआ है ये इंपॉर्टेंट था। एक रिव्यू अगर मैं देना चाहती हूँ इस बात का, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा टाइम देना चाहिए था बच्चों को भी और टीचर्स को भी, कि ताकि वो थोड़ा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर लें। यानी कि अगर यही बुक हमारी जो अब अप्रैल में भी ढंग से नहीं निकली है, अगर यही बुक हमारी फरवरी में वो लोग निकाल देते या मार्च में निकाल देते, तो टीचर के पास टाइम होता उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने का। अब एक थोड़ा सा सस्पेंस है बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी, हम किस तरह के क्वेश्चंस बनाएं और किस लेवल का एग्जाम सेट करें कि बच्चा उसके अंदर कैसे परफॉर्म कर पाएगा। बट अगेन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक पता लग रहा है कि सोच समझ के बनाई गई है। पेपर क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी भी हमारे पुराने सिलेबस का पार्ट है। पेपर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता था कि हम एक ही अलग अलग कलर्स को सेपरेट कर देते थे, ठीक है, जिसके अंदर वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाता था उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो वो पहले वाला था क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर बॉईल करा था, फिर डिस्टिलेशन जिसमें अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट या अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे उनको सेपरेट करा गया था। यहाँ पे उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग करा गया। तो यही क्रोमैटोग्राफी पेपर होता है, उसमें एक लाइन लगाते हैं, उसको हल्का सा इंक का ड्रॉप लगा के पानी में डालते हैं, तो इंक के अंदर एक्चुअली बहुत सारे कलर्स होते हैं जो मिक्स हुए हुए हैं, तो वो सारे अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो पेपर क्रोमैटोग्राफी अगेन पुरानी बुक का ही पार्ट है। फॉर द टीचर्स जो 5 साल से ज़्यादा से पढ़ा रही हैं उनके लिए आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी चैलेंज। सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब हमने पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करा, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना बताया हुआ है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये एक्टिविटी पहले भी थी कि अगर हम ऑयल और वाटर को सेपरेट करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर से दिया हुआ है। फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो खैर पिछले साल की बुक में भी था, बट वो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, लेकिन चैप्टर ही हट गया। बट सब्लिमेशन इन्होंने अभी भी रखा हुआ है कि सब्लिमेशन के अंदर आपने क्या लिया, कैम्फर और सैंड लिया। जब हमने हीट करा, ये पहले भी क्वेश्चन आते थे कि अगर हमें कैम्फर और सैंड को सेपरेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कैम्फर और सैंड को अगर हीट करना शुरू करेंगे तो कैम्फर क्योंकि सब्लिमेबल है तो वो उड़ जाएगा और सैंड वहीं पे रह जाएगा। तो सब्लिमेशन और उसका ऑपोजिट डेपोजिशन। फिर सस्पेंशंस के बारे में दिया हुआ है, यानी कि ये भी हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। तो सस्पेंशन के बारे में दिया हुआ है जो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट के टर्म्स में भी बताया गया था। फिर सस्पेंशंस को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड के अंदर अलग अलग चीजों को सेपरेट कैसे करते हैं, तो उसको ये ऐसे सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, ठीक है। और फिर ये सेंट्रीफ्यूज में जब वो चीजें ऐसे ऐसे मिक्स होती है, अगेन रिव्यू देखो कितनी, मतलब आई डोंट नो कि जो बच्चा बिना गाइडेंस के पढ़ रहा है, आजकल तो वैसे हर एरिया में इंटरनेट है और हर बच्चा इंटरनेट पे कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेता है, बट अगर कोई जेन्युइनली बच्चा बुक रीड करके पढ़ता है तो जब टीचर भी पढ़ाती है, अगर एक टीचर बहुत इंटरैक्टिव और लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाती है तो वो अलग अलग एग्जांपल्स देती है। तो ऐसे इस बुक में भी दे रखे हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगेशन में चीज़ों को गोल 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 घुमाया जाता है तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जो ऐसे कीकली कर रही हैं, ऐसे गोल 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 घूम रही हैं, तो आपको रियल लाइफ से इमेजिन करके, कीकली वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, रियल लाइफ की से इमेजिन करके बताया हुआ है कि आप इमेजिन करो कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। सो अगेन अ गुड थिंग। और देखो ना, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड वाले बारे में आपको सोचने के लिए स्टार्टिंग में बोला था चैप्टर की स्टार्टिंग में, और अब जाके आपको बताया गया कि ब्लड को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। कोआगुलेशन पहले नहीं था, ये नया ऐड करा गया है, ये तो पुरानी बुक में भी नहीं था, बट आपको कोआगुलेशन ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जब हम एलम डालते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, वो आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा।
तो दिस इज ऑल्सो, क्योंकि सेपरेशन के लिए ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि पनीर, जब हम चीज़ बनाते हैं वहाँ पे भी कोआगुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। कोलॉइड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, नाउ कोलॉइड। तो चैप्टर वही है, डिवीजन और उसके अंदर के टॉपिक्स को प्रेजेंट करने का, यानी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। अगर हम 5 साल पुरानी बुक को देखें और अब को देखें तो टॉपिक सेम है, सिर्फ एक कोआगुलेशन अभी तक नया टॉपिक आया है, बट द वे इट वाज स्ट्रक्चर्ड हैज बीन चेंज्ड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी डिफरेंट स्ट्रक्चर से पढ़ाती थी, तो आई थिंक मैं इस स्ट्रक्चर को प्रेफर करूंगी क्योंकि ये समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड टिंडल इफेक्ट पहले ढंग से नहीं दिया हुआ था, टिंडल इफेक्ट भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एंड टिंडल इफेक्ट का ये देखो एग्जाम्पल भी आपका वो दिया हुआ है, जो आपकी फ्लड लाइट्स होती हैं, जो ऑडिटोरियम मतलब ये ग्राउंड्स वगैरह में लगी हुई होती है, क्योंकि वहां पे आप टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। सो अगेन अ गुड थिंग कि आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम का एग्जाम्पल देकर टिंडल इफेक्ट बताया हुआ है। एंड देन क्वेश्चंस, एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, मतलब दिस टेबल मैंने अभी देखा, ये क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब मैं नोट्स देती थी बच्चों को तो मैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड को ऐसे डिवाइड करवाती हूँ कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सस्पेंशन कोलॉइड हेट्रोजीनियस है, सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे, सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े, कोलॉइड के पार्टिकल इंटरमीडिएट। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होंगे, सस्पेंशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएंगे, कोलॉइड फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होंगे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ऑल दिस वेरी गुड, मतलब मैं मुझे खुद बच्चों को लर्न करवाने के लिए मैं इसी फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाती थी, और उन्होंने इस बार खुद स्ट्रक्चर बनाया है ताकि बच्चा भी सीखे चीज़ों को। ये नहीं है कि बस सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेशन रटे जा रहे हो, आराम से प्रॉपर मेमोरी में एक मैप बना हुआ होना चाहिए। उस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है कि अब आप अपने हिसाब से, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप मिक्सचर्स को सेपरेट करो उसके पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, इन सब के बेसिस पे, ठीक है। फिर चैप्टर एट अ ग्लांस है, क्वेश्चंस भी बिल्कुल डिफरेंट है, सेपरेशन पूछा गया है, यही प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स, ठीक है, और थोड़े केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है कि कॉपर और जिंक की क्या क्वांटिटी है, केक रेसिपी। पहले यहां पे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिर बोला गया मेथड ऑफ सेपरेशन, रीजन फॉर सिलेक्शन। तो आप बोलोगे ना कि भैया नैप्थलीन और सैंड है जैसे, तो इसको हम सब्लिमेशन से इसलिए सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि नैप्थलीन सब्लिमेबल है। कॉमन सॉल्ट और वाटर क्या हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाते हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें इवेपोरेशन। तो ये सब आपको बताया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। क्यों इज द इंपॉर्टेंट थिंग, रीजन फॉर सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा सिलेक्ट क्यों करा। सो सिलेबस इज प्रिटी मच सेम एज इट वाज 4-5 years बैक बिफोर कोविड, बट द वे यू थिंक अबाउट इट उसको थोड़ा सा बस एक्सपैंड करा गया है। बट अगर आप किसी अच्छी क्लास में पढ़ते हो, एक इंटरैक्टिव क्लास में पढ़ते हो, एक अच्छे फन लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, तो आई थिंक इन सब तरीकों से आपको वैसे ही पढ़ाया जाता है। सो आई थिंक अगर एक टीचर इंटरैक्टिव क्लासेस लेती है जहाँ पे बच्चों को सोचने के लिए बोलती है कि बताओ आप सोचो ऐसा क्यों करा गया, तो उल्टा उसके लिए ये बुक इज अ हेल्पिंग हैंड। टीचर को लगेगा कि अच्छी चीज़ है, या इवन एक पेरेंट है जो अपने बच्चे के साथ बैठकर पढ़ रहा है, हो सकता है वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें भूल चुका है पुराने के कॉन्सेप्ट, लेकिन जब वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत सारी पिक्चर्स दिए हुए हैं। सिमिलरली अगर एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए भी ये बुक अच्छी है। एंड आई थिंक बुक का पर्पस यही होता है, किसी भी बुक का पर्पस ये नहीं होता कि क्वेश्चन और आंसर्स दे देना या सीधा सीधा बता देना ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर बुक का पर्पस होता है आपको ये सोचने पे मजबूर करना कि ऐसा क्यों होता है। एंड आई थिंक दैट दिस बुक इज सर्विंग दैट पर्पस प्रिटी वेल। सो ये हमारी एक्सप्लोरेशन बुक का पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो बुक के सीक्वेंस के हिसाब से हमारा चैप्टर 5 है, 4 है, चैप्टर 5 है। सिमिलरली बायो का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर भी मैं जल्दी डालूंगी। एंड पूरी बुक को हम ऐसे ही एक बार ढंग से देखते हैं कि एक्चुअली बुक में चेंजेस क्या हैं और आपको उससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा।